रिकॉर्डिंग्स तो ऑलरेडी स्टार्टेड है। ये यहाँ पे आपको ये ऑप्शन यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर भी हो रहा होगा। ओके सर, थैंक यू। बस बाद में शेयर कर दीजिएगा, फिर बाद जी में ठीक चलो आसानी होगी। जी ठीक है सर, ठीक है ठीक है। तो हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं, इनको पहले किंगडम प्लांटी जो है उसके अंदर प्लेस किया गया। देन जो किंगडम थ्री किंगडम सिस्टम आया, उसमें किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो बनाया गया, लेकिन उसमें ही जो हमारे पास बैक्टीरिया थे, इनको किंगडम प्लांटी जो है उसके अंदर ही वो प्लेस जो है ये किया गया। बाद में सेपरेट किंगडम जो है इनको वो जब ई चैटन जो है उसने दो टर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, जो प्रोकैरियोट है और यूकैरियोट जो है, तो उसमें डिस्टिंग्विश किया गया न्यूक्लियस की बेसिस पर। और बैक्टीरिया जो है ना उनको फिर एक अलग किंगडम जो है उसके अंदर रखा गया, जिसे हम किंगडम मोनेरा या किंगडम प्रोकैरियोटी जो है उसके नेम से जो है वो अब हम जानते हैं। और इस किंगडम के अंदर जो है हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं वो बैक्टीरिया हैं, और उनके साथ सायानो बैक्टीरिया जो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो बैक्टीरिया हैं इनकी दो दो मेजर हमारे पास डिवीजन्स हैं। उसमें एक जो यू बैक्टीरिया है, जिसे हम ट्रू बैक्टीरिया जो है ये भी कहते हैं, और सेकंड वन कैटेगरी जो है वो आर्कियो बैक्टीरिया है, जो कि एंशियंट बैक्टीरिया जो है ये कहलाते हैं। जो यू बैक्टीरिया है ये एक लार्जेस्ट डाइवर्स ग्रुप है ऑफ बैक्टीरिया, जबकि जो हमारे पास आर्कियोबैक्टीरिया हैं ये एक स्मॉलेस्ट ग्रुप है, और इसमें कुछ चंद एक मेंबर्स हैं, या जो जब से लाइफ का ओरिजिन हुआ, जो हम बिग बैंग थ्योरी जो है उसके अंदर डिस्कस करते हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है उसके हवाले से, किस तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से आगे फर्दर जो है हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ लाइफ जो है यूं ही। तो उसमें चंद एक हमारे पास मेंबर्स हैं जो कि आर्कियोबैक्टीरिया जो है उसके अंदर, उनको हम इंक्लूड जो है ये करते हैं। जनरली अगर हम ये टर्म देखें, प्रोकैरियोट्स जो है ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। उसमें प्रो है वर्ड, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बिफोर या फर्स्ट जिसे हम कहते हैं, और करियन की टर्म न्यूक्लियस के लिए हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे जो सेल्स हैं जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, वो प्रोकैरियोट्स जो है ये कहलाते हैं। और बैक्टीरिया जो है इसकी स्टडी जो है उसको हम बैक्टीरियोलॉजी जो है ये कहते हैं। फर्दर जो है हमारे पास बैक्टीरिया की डिस्कवरी के हवाले से, वैसे तो अगर हम इसकी डिस्कवरी डिस्कस करें तो उसमें बड़े लार्ज एक लंबी लिस्ट जो है होती है, लेकिन उसमें चंद एक जस्ट मैं आपसे नेम शेयर करूंगा जो कि जिनकी मेजर कंट्रीब्यूशन है इन द डिस्कवरी ऑफ जो बैक्टीरिया है। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रीब्यूशन है एंटोनी वैन लेeuwenhoek, जो आपने लेक्चर डिस्कस किया था सेल ऑर्गेनल्स का, तो बाबर साहब ने भी उसमें इस एंटोनी वैन लेeuwenhoek जो है इसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें जो है उसमें वो डिस्क्राइब की थी। तो इसकी जो कंट्रीब्यूशन है बैक्टीरिया की डिस्कवरी के हवाले से, तो इसको लेंजेस जो है ना उनकी वर्किंग के हवाले से काफ़ी नॉलेज जो है ये था, और बहुत सारे इन्होंने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप्स हैं वो बनाई। तो ज़्यादा जो इसकी मेन कंट्रीब्यूशन है वो डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया है। इसने बैक्टीरिया जो है उसको डिफरेंट जो हमारे पास मटेरियल्स थे, फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, रेन वाटर है, इसके अलावा इन्फ्यूजन्स हैं, और विनीगर है, और बहुत सारे केमिकल्स हैं, उसमें उसने बहुत सारे ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑब्जर्व किए, और इनको उसने फिर नाम दिया था एनिमल कुलीज का। तो बाद में फिर उसने जो भी अपनी वो वर्किंग की उसकी फिर एक्यूरेट डायग्राम्स जो हैं वो उसने बनाई थी, और वो डायग्राम बिल्कुल अब जो हमारे पास न्यू लिए अभी तक हम जो डिस्कवर कर चुके हैं जो माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करती हैं डायग्राम्स जो एंटोनी वैन लेeuwenhoek जो है ना इसने ड्रॉ जो है ये की थी। फर्दर नेक्स्ट हमारे पास दूसरा जो कंट्रीब्यूटर है लुईस पास्चर जो है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, और इसने जो डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया के अंदर जो अपनी इसकी कंट्रीब्यूशन, एक तो हम इसको ज़्यादातर तो पास्चराइजेशन जो है उसके प्रोसेस के हवाले से इसको ज़्यादातर जानते हैं, लेकिन बहुत सारी टेक्निक्स जो माइक्रोबायोलॉजी में हम यूज़ कर रहे होते हैं वो भी लुईस पास्चर ने हमें प्रोवाइड जो है ये की थी। तो इसने बहुत सारी वैक्सीन जो हैं वो प्रिपेयर की थी, जिसमें एंथ्राक्स एक डिजीज़ है मैमल्स के अंदर जो है,
इसी तरह से रेबीज़ है, फाउल कॉलरा है, ये कुछ डिजीज़ हैं जो कि एनिमल्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर जो हैं ये मौजूद होती हैं। तो इनके कास्टिव एजेंट्स और प्लस इनकी जो वैक्सीन्स हैं वो इसने डिस्कवर जो है ये की थी। और इसके अलावा जो हम टर्म आजकल यूज़ करते हैं वैक्सीनेशन की, वो भी जो लुइस पास्चर था इसने कॉइन जो है ये की थी। फर्दर थर्ड हमारे पास जो कंट्रीब्यूटर है इन द डिस्कवरी ऑफ जो बैक्टीरिया है उसमें रॉबर्ट कोच जो है। रॉबर्ट कोच जो है इसने जो आइसोलेट किए थे माइक्रोब्स और रॉड शेप जो बेसिलाई बैक्टीरिया हैं, एक शीप इन्फेक्टेड शीप जो है इससे, और उनको जो है डिस्क्राइब जो है ये किया था। इसके अलावा जो ट्यूबरकुलोसिस है या कॉलरा है, इसके भी माइक्रोब्स जो है वो इसने डिस्कवर जो है ये किया। तो ये सारे डिफरेंट हमारे पास टाइप्स हैं बैक्टीरिया की, जो अर्लियर हमारे पास हमें जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने हमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की थी। उसके अलावा इसकी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेज ये भी इसने प्रेजेंट की थी। इसके कुछ फीचर्स जो हैं वो भी हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो है या ये पढ़ी हुई हैं। और इसके अलावा जितने भी हम बैक्टीरिया के जो स्टडी के हवाले से है, जो जो या डिफरेंट किस्म की जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं बैक्टीरियल कल्चरिंग के लिए, कि आपने मीडिया कैसे प्रिपेयर करना है, बैक्टीरिया को वहाँ पे कल्चर किस तरह से करना है, और उनकी इनॉकुलेशन किस तरह से करनी है, वो सारे जितने भी डिफरेंट किस्म के मेथड्स हैं, या उस जहाँ कल्चर लैब है हमारी, उस लैब को किस तरह से मेंटेन करना है, तो वो सारी डिफरेंट टेक्निक्स इन्होंने या और इसके कोलीग्स जो हैं उसने वो हमें प्रोवाइड जो है ये की थी। फर्दर हमारे पास बैक्टीरिया की अक्रेंस के हवाले से है, तो हम जानते हैं कि बैक्टीरिया जो है ये हर जगह जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उसमें एयर है, वाटर है, लैंड है, ऑर्गेनिक मैटर हैं, डिफरेंट किस्म के फूड्स हैं, और बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जहाँ पे कोई और ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते। जैसे हॉट स्प्रिंग्स वगैरह हैं जहाँ पे 120 डिग्री तक टेम्परेचर जो है ये होता है, और उसमें हम एक बैक्टीरियम जो है उसका वो पढ़ते हैं, थर्मस एक्वेटिकस, जिसमें से टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो भी लिया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है पीसीआर जो है इसके अंदर। इसी तरह से डिफरेंट किस्म के जो ग्लेशियर्स हैं जहाँ पे माइनस टेम्परेचर जो है ये मौजूद होता है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे बैक्टीरियाज जो है वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। इसी तरह से अल्कलाइन या एसिडिक जो सॉइल्स हैं, तो वहाँ पे भी बैक्टीरिया वो मौजूद होते हैं। तो इनके अंदर ऐसी एडाप्टेशन जो हैं वो मौजूद होती हैं, इनके ऐसे स्ट्रक्चर्स के अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो उनको उस इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करने के अंदर जो है वो हेल्प जो है ये करती हैं। फर्दर जो है हमारे पास बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर फिर आगे डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। जनरली इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल हमें पता है नहीं मौजूद होता, जस्ट राइबोसोम प्रेजेंट है, या इसका जो क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड फॉर्म के अंदर जो है वो प्रेजेंट जो है ये होता है। और बाकी इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो वन बाय वन आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसमें आगे हम डिस्कस करेंगे। साइज ऑफ बैक्टीरिया के हवाले से है कि सबसे अक्सर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि हमारे पास सबसे जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम है वो कौन सा है, और सबसे जो लार्जेस्ट बैक्टीरियम है वो कौन सा है। तो इसमें नोट कर लीजिएगा, यहाँ स्लाइड पे भी आपको शो हो रहा होगा कि जब जो सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास बैक्टीरियम है वो माइकोप्लाज्मा है, और इसका जो डायमीटर होता है ये तकरीबन 100 to 200 नैनोमीटर जो है ये इसका डायमीटर होता है। और जो सबसे लार्जेस्ट हमारे पास बैक्टीरियम है जो हमें नेकेड आई से भी नज़र आ सकता है, वो हमारे पास ये बैक्टीरियम मौजूद है, यूलोपिस्कियम फिशलसोनी जो है। ये एक लार्जेस्ट बैक्टीरियम है जो कि प्रेजेंट होता है सर्जन फिश, ब्राउन सर्जन फिश के अंदर, ये जो आपको सामने स्लाइड पे नज़र आ रहा होगा इसके अंदर जो है। तो ये डिफरेंस जो है ये होता है, यानी उसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट जो है इसका क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा बाकी इनकी जो रेंज है विड्थ और लेंथ जो है उसके हवाले से, तो वो डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट जो है ये लिखी हुई हैं। तो इसमें हमारे पास 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर है विड्थ, और जो 2 से 6 माइक्रोमीटर जो है ये लॉन्ग जो है ये हो सकते हैं। बाकी फिर कुछ एक्सेप्शंस भी हमारे पास मौजूद हैं, जैसे ये स्पायरोकीट हैं 500 माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी उस तरह से स्प्रिंग जैसे ये स्ट्रक्चर्स आपको ये नज़र आ रहा होगा,
इसी तरह से जो स्टेफलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस हैं, तो ये बैक्टीरिया 0.7 टू 1.25 माइक्रोमीटर जो है इनका ये डायामीटर जो है ये होता है। तो ये डिफरेंट हमारे पास छोटी छोटी जो वैल्यूज़ दी गई हैं, समटाइम इनको याद करना भी थोड़ा डिफिकल्ट जो है ये हो जाता है और पेपर में पूछ भी ली जाती है। फर्दर शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आप सब जानते हैं, मेनली हमारे पास तीन जो कैटेगरीज हैं शेप्स की, उसमें कोकाए हैं, बेसिलाई हैं और स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और जो कोकाए बैक्टीरिया हैं उसमें सिंगल हमारे पास एक जो सेल है उसे कोकस कहा जाता है। ये दो सेल्स इस तरह से मौजूद हों तो वो कोकाए डिप्लोकोकाए कहलाते हैं, और अगर चार मौजूद हों इस तरह से तो वो टेट्रेड्स कहलाते हैं, और अगर 8 हों तो वो सारसीना जो है वो कहलाते हैं, और अगर ये इस तरह से ऐसे चेन की फॉर्म में प्रेजेंट हैं तो वो स्ट्रेप्टोकोकाई कहलाते हैं, और अगर ऐसे क्लस्टर की फॉर्म के अंदर मौजूद हैं तो वो स्टेफलोकोकाई जो है ये कहलाते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है उसमें जो स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनाए हम बैक्टीरिया जो उसके हवाले से डिस्कस करते हैं, तो वो कोकाई बैक्टीरिया जो है। सेकेंड जो शेप ऑफ बैक्टीरिया है बेसिलाई, ये रॉड शेप होते हैं। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया जो हैं ऐसे भी होते हैं कि वो थोड़े से सिमिलर होते हैं विद द कोकाई और थोड़े से सिमिलर होते हैं विद बेसिलाई, तो उन बैक्टीरियाज को हम कोकोबैसिलस बैक्टीरिया जो है ये कहते हैं। और अगर ये बेसिलाई बैक्टीरिया ऐसे पेयर की फॉर्म में मौजूद हैं तो डिप्लो बेसिलाई हैं, और अगर ऐसी चेन की फॉर्म में मौजूद हैं तो वो सेप्टो बेसिलाई जो है ये कहलाते हैं। और इसकी कम एग्जांपल हम शुकेरिया कोलाई जो है, यही कोलाई ये हम पढ़ रहे होते हैं, या सिडोमोनास अक्सर हम पढ़ रहे होते हैं। नाइट्रोजन जो साइकिल है उसके अंदर ज़्यादातर जो है ये मौजूद। थर्ड जो टाइप है ऑफ बैक्टीरिया जो है वो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है, और उसमें तीन तरह के हमारे पास बैक्टीरियाज हैं। वाइब्रो जो कॉमन शेप है, स्पाइरलम है जो कि स्पाइरल शेप जो है ये होते हैं लेकिन उसके रिजिड स्ट्रक्चर जो है ये इसका होता है। और थर्ड कैटेगरी है स्पाइरोकीट, जो हमारे पास ये लॉन्ग जो स्ट्रक्चर जो है इसका ये फ्लेक्सिबल इस तरह से ये प्रेजेंट जो है ये होता है। अब ज़्यादातर इसकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास ये वाइब्रियो बैक्टीरिया, ये आपकी बुक में यहाँ पे मेंशन भी की गई हैं, और ये बैक्टीरिया जो हैं ये मौजूद होते हैं। फर्दर हमारे पास स्ट्रक्चर के हवाले से है, तो बैक्टीरिया के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं उसमें सबसे पहले उसका लोकोमोटरी ऑर्गन है, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, और फ्लैजेला के अंदर फिलामेंट हुक और यहाँ पे जो रॉड इसके अंदर प्रेजेंट होता है जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसके साथ अटैच होता है। और हम बैक्टीरिया को ऑन द प्रेजेंस ऑफ या नंबर ऑफ फ्लैजेला की बेसिस पर उसको डिफरेंट कैटेगरीज जो है उसके अंदर भी हम डिवाइड जो है ये करते हैं। ये भी एक क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया जो है उसके तौर पे भी इस्तेमाल जो है ये होता है। इसका भी अक्सर एमसीक्यू जो है ये पूछा हुआ होता है कि अगर बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है तो वो ए ट्राइकस है, अगर उसके अंदर सिंगल जो फ्लैजेला मौजूद है तो वो मोनोट्राइकस कहलाता है। अगर उसकी एक साइड पर यहाँ पर जस्ट एक तरफ किसी एक पोल पर एक टफ टफ फ्लैजेला मौजूद है तो वो हमारे पास लोफोट्राइकस है। अगर दोनों पोल्स पर मौजूद हैं टाफ्टा फ्लैजेला तो वो एम्फीट्राइकस है, और अगर सराउंडेड है सारे का सारा बैक्टीरियम जो है उसको सराउंड किया हुआ है फ्लैजेला में तो वो पेरीट्राइकस कहलाता है। बाकी इसके फंक्शंस के हवाले से है कि एक तो ये मोटेलिटी में हेल्प कर रहा है, और दूसरा कीमोटेक्सिस के अंदर बैक्टीरिया को हेल्प करता है कि किसी केमिकल के रिस्पॉन्स में जो बैक्टीरिया अपनी मूवमेंट जो है वो कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास पेलाए जो है ये बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं। नॉन हेलिकल स्ट्रक्चर जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, और एक प्रोसेस हम पढ़ते हैं कॉन्जुगेशन। उस प्रोसेस के अंदर जो है ये जो इम्पोर्टेंट रोल होता है पेलाए का, उसे जिन बैक्टीरियाज के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं उन्हें F+ प्लाज्मिड जो है ये कहा जाता है। और बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल जिसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, तो प्लाज्मिड का जो ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर वो थ्रू पिल्लाए जो है ये हो रहा होता है। तो इसका मेन फंक्शन बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन जो है उसके अंदर होता है। फर्दर जो हमारे पास बैक्टीरियल सेल जो है उसके ऊपर जो इन्वेलप वो प्रेजेंट होता है,
जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद है, उसकी पैथोजेनिसिटी को इंक्रीज करने के लिए है, या उसको किसी सरफेस के साथ एडहेयर करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, तो वो बैक्टीरियल सेल एनवेलप जो हैं ये कहलाते हैं। इसमें हमारे पास कैप्सूल है, स्लाइम और सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती हैं। अब इनकी दोनों की थोड़ी सी कंपोजिशन जो है उसके हवाले से याद रखिएगा कि उसमें थोड़ा बहुत जो डिफरेंस मौजूद है और इनके फंक्शंस के हवाले से हैं चीज़ें, तो ये अक्सर पेपर में पूछ ली जाती हैं। अब ये देखिएगा कि जो हमारे पास कैप्सूल है इसमें पॉलीसेक्राइड जो आ, हमारे पास रिपीटिंग पॉलीसेक्राइड ये मौजूद होते हैं, या फिर उसमें प्रोटीन मौजूद होती है, या समटाइम इसका कम्बिनेशन जो है ये होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिएगा कि इसमें जो बैक्टीरियल कैप्सूल है उसके अंदर या तो पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट होता है, या प्रोटीन प्रेजेंट होती है, या फिर दोनों चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। और इधर आपको साइड पे डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा कि जो सेल वॉल है, बैक्टीरियल सेल वॉल ये वाली, इसके बाहर जो है ये कैप्सूल जो है इस तरह से ये प्रेजेंट जो है ये होता है। उसके बाद मेन जो इसका फंक्शन है वो ये होता है कि ये इसको थिक और गमी जो अपेयरेंस या स्ट्रक्चर जो है इसको ये प्रोवाइड जो है ये कर रहा होता है। जबकि जो दूसरा स्ट्रक्चर है जिसे हम स्लाइम जो है ये कहते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ जस्ट मैक्रोमोलिक्यूल। अब मैक्रोमोलिक्यूल में कोई भी चीज़ हो सकती है, उसमें लिपिड्स हैं हमारे पास, प्रोटीन्स जो हैं ये इसमें शामिल जो हैं ये हो सकती हैं, या समटाइम उसका कम्बिनेशन जो है वो हो सकता है। तो इसमें आपने याद रखना है कि ये मैक्रोमोलिक्यूल्स से बना हुआ है स्लाइम, जबकि जो कैप्सूल है उसके अंदर पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट जो ही होती है। इसका जो काम होता है वो ये होता है कि ये बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी जो है, जो बैक्टीरिया की डिजीज काज करने की जो कैपेबिलिटी है उसको ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और दूसरा ये है कि ये इसको कवर कर लेते हैं, और फेगोसाइटोसिस जो है, जो लाइसोसोम या हमारे आरबीसीज जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, उससे बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको हमने थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस करना है, और वो स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल वॉल जो है। हमने कल भी डिस्कस किया कि बैक्टीरिया जो सेल वॉल है ये प्लांट्स में प्रेजेंट है, फंजाई के अंदर प्रेजेंट है, और बैक्टीरिया जो है उसके अंदर प्रेजेंट जो ही होती है। तो कल प्लांट वाली डिटेल में हमने डिस्कस कर ली थी। यहाँ पे जो रेफरेंस दिया गया है वो प्लांट जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। हम पढ़ते आते हैं कि जो बैक्टीरियल जो सेल वॉल है ये पेप्टिडोग्लाइकेन जो उससे बनी होती है, और या फिर उसका दूसरा नाम है म्यूरिन। ये अक्सर जो है अल्टरनेटिव वर्ड के तौर पे भी यूज कर लिया जाता है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए। तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो है ये पेप्टिडोग्लाइकेन जो है ये उससे बनी होती है, लेकिन जब हम उसका स्ट्रक्चर जो है माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो उसमें हमें सिर्फ अफाक जो सर शायद आपकी आवाज कट रही है सर। अच्छा 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 अब सर सही आवाज आ रही है या अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है सर आपको? नहीं नहीं सर सही आ रही है। अच्छा 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 जी, मैं आपसे डिस्कस कर रहा था सेल वॉल के इसके अंदर जस्ट सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, इसके अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उसके अंदर अगर देखें तो उसमें जो ये वाला एरिया यहाँ पे आपको ये कर्सर से नज़र भी आ रहा होगा, ये सारे का सारा इसका थिक एरिया जो है ये पेप्टिडोग्लाइकेन जो है उसने ये ऑक्यूपाई किया होता है। इसके बाद दरमियान में ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट होती है, और उसके नीचे फिर सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। और इसके साथ यहाँ पे लिपोटिकोइक एसिड और टिकोइक एसिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट है, टिकोइक एसिड है, लिपोटिकोइक एसिड है, और टू सम एक्सटेंड उसके अंदर ये लिपोप्रोटीन है, लेकिन जो दोनों के अंदर कॉमन है। तो डिफरेंस के लिए हम कह सकते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की थिक लेयर प्रेजेंट है। अगर आप देखें ना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो उसके अंदर एक थिन लेयर जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसके अंदर थिक पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर जो है वो प्रेजेंट है। और इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड और लिपोटिकोइक एसिड जो है वो प्रेजेंट जो है ये होता है। उसके अलावा जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर आप सेल वॉल देखें तो इस सेल वॉल के अंदर आपको दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स नजर आ रही हैं। एक बिल्कुल आउटर साइड पे यहाँ पे प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, जो लिपिड बाइलेयर है, और एक ये नीचे जो है वो प्रेजेंट जो है ये होती है। तो ये दो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, इसको जो प्रोटेक्शन जो है उसका काम जो है ये कर रही होती हैं। ये एक पॉइंट या डिफरेंस आप याद कर सकते हैं, और वो टेबल भी बुक पे हमारी डिफरेंट पे हमें वो मिल भी जाता है, FFC की बुक पे भी वो वैसे बना हुआ है। तो इसमें जो एक तो ये दो लिपिड बाइलेयर्स इसमें प्रेजेंट हैं, और उसके अलावा इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की बड़ी थिन लेयर जो है वो प्रेजेंट जो है ये होती है। तो इस पेप्टिडोग्लाइकेन के अलावा इसमें लिपिड लिपोपॉलीसेकेराइड जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं, और लिपोप्रोटीन्स जो हैं इसके अंदर ये प्रेजेंट जो हैं होते हैं। अब ये जो हमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हम कह रहे होते हैं, ये बेसिकली हमारे पास एक टेक्निक है जिसे हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जो है वो कहते हैं। FSC के स्टूडेंट्स को, BSc MSc के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें फिर हम वो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जो है वो प्रैक्टिकल जो है वो करवाते हैं। इसमें दो हमारे पास डाइज यूज होते हैं, एक क्रिस्टल वायलेट है और दूसरा सेफ्रानीन जो है ये होता है। जो क्रिस्टल वायलेट है ये ब्लू या वायलेट कलर जिस तरह से जो है ये होता है, उस तरह का केमिकल जो है हमारे पास होता है। और जो सेफ्रानीन है ये रेड कलर का जो है वो हमारे पास केमिकल जो है ये होता है। मैं इसकी एक आपको स्लाइड जो है वो शेयर करता हूँ एक। उसे ज़रा आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बेसिकली हमारे पास उस टेक्निक को जो है सर वॉइस का इशू आ रहा है, वॉइस सही नहीं आ रही आपकी। जी अफाक साहब। जी आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी बिल्कुल। इसमें देखिएगा। सर हो रही है। जी ठीक। अच्छा जी, इसमें ना हम ये टेक्निक जो है ना, इसमें मैं जस्ट ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। इसमें ना बैक्टीरिया को पहले फिक्स किया जाता है हीट अप करके, फिर उसके ऊपर क्रिस्टल वायलेट जो है वो डाला जाता है, उसको फिर आयोडीन से वॉश किया जाता है, फिर उसके लिए डीकोलराइजर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें ज़्यादातर अल्कोहल जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके ऊपर सेफ्रानीन जो है वो डाली जाती है। सेफ्रानीन के डालने के बाद ये सारी वो प्रोसीजर जो है वो दिखाया गया है, और उसके बाद फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व जो है ये वो कर लिया जाता है, और उसमें फिर हमें दो तरह के सर बैक्टीरिया जो हैं स्लाइड वो शो नजर तो आते नहीं हो रही? हैं। हो रही जी है शो, आपको हो रही है शो। अच्छा, शायद कि मुझे नहीं हो रही। जिनको ना हो रही हूँ वो एक दफ़ा उसको लीव करके रीजॉइन कर लें, या मैं इसको एक दफ़ा दोबारा से जो है वो कर देता हूँ। जी अब तो नहीं, अब तो हो रही होगी सर सब कुछ शो जी जी जगह हो पे। रही है शो। जी जी हो जी रही है ठीक, शो। ओके सर। ओके जी। अच्छा, जब हम जो ये वॉश जो है ये करते हैं, यानी वो जो बैक्टीरिया हमारे पास जो कलर्स रिटेन करते हैं, उसमें जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो पर्पल कलर जो है वो उसको रिटेन करते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो पिंक कलर जो है उसको वो रिटेन करते हैं। असल में एक्चुअली ये होता है कि हमारे पास जो पर्पल कलर है वो ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट है ना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर, ये इसके अंदर ना ऐसे एक टर्म हम पढ़ते हैं इम्बाइबिशन, कि वो एड्सॉर्ब हो जाती है उसकी सरफेस के ऊपर जो है। तो ये इस वजह से हमें जो बैक्टीरिया की जो सरफेस है या लेयर जो नजर आती जी आवाज, है। जी अफाक साहब जी आवाज का इशू आ रहा है। जी जी
ठीक हो गया। आवाज सही क्लियर आ रही है सर? जी यस, अब क्लियर आ रही है। जैगम सर जी 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 सर। जी, आवाज आप सबको क्लियर हो रही है सब स्टूडेंट्स को जो? जी सर। जी सर अब आ रही है, पहले इशू आ रहा था थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक आ रही है सर। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसके अंदर, जब इसको अल्कोहल से वॉश किया जाता है तो ये जो इसकी लेयर ऊपर प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन जो है, ये यहाँ से रिमूव जो है वो हो जाती है। तो इसमें उसका जो कुछ पोर्शन है उस डाई का जो है वो इसके इस जो पेप्टिडोग्लाइकेन है इसके अंदर जो है ना, ये अब्जॉर्ब जो है हो जाता है। तो इस वजह से जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं ये हमें पिंक कलर के जो है वो नज़र आते हैं, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो पर्पल कलर जो है उसमें वो नज़र जो है आता है। तो इसकी जो डिफरेंस है वो, अगर आप ये डायग्राम अगर इसको अगर आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो वो एक जो डिफरेंस हमें समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है अपनी क्लासेस के अंदर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, तो वो आप इस डायग्राम के जरिए उसको जस्टिफाई जो है ये कर सकते हैं। फर्दर जो है ये यहाँ पर आपको ये कल्चर के अंदर दिखाया भी गया है कि ये किस तरह से हमें बैक्टीरिया जो वो नज़र आते हैं। तो इसमें देखें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं ये इस तरह से पर्पल कलर के होते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं ये ऐसे पिंक कलर के जो है वो क्लस्टर्स की फॉर्म में जो है वो हमें नज़र आते हैं। और इस टेबल को हम उसी डायग्राम जो है उसके थ्रू वो डिस्क्राइब जो है ये कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। उसमें एक्सेप्शंस मोस्टली जो हमारे पास आर्कियोबैक्टीरिया हैं कि उस बैक्टीरिया के अंदर जो उसकी सेल वॉल है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट नहीं होता, उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की जगह प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेक्राइड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ये बात हमेशा आप सब भी याद रखिएगा कि जो माइकोप्लाज्मा है इसके अंदर सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट वो नहीं होती, यानी ये हमारे पास एक तो स्मॉलेस्ट सेल है और स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम है, और इसके अंदर सेल वॉल जो है वो भी प्रेजेंट वो नहीं जो है होती। फर्दर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जो है इनर टू द जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और ये बड़ा एक फ्रेजाइल स्ट्रक्चर जो है ये होता है। बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो भी सम टाइम उनका इफेक्ट भी बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर होता है, तो उसको पंक्चर कर देती हैं। तो अगर बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है तो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो कुछ भी मौजूद होता है मटेरियल वो सारा बाहर आ जाता है, बैक्टीरियल सेल की डेथ जो है ये हो सकती है। तो बैक्टीरियल सेल के लिए सेल मेम्ब्रेन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी हम इसके फंक्शंस के हवाले से जानते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ जो मटेरियल है उसमें इन्वॉल्व होती है, और इसके ऊपर कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जिसके ज़रिए बैक्टीरिया अपनी रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ जो है उसको परफॉर्म कर सकता है। फर्दर बैक्टीरियल साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है कि उसके जैसे हमने कल ऑर्गेनल डिस्कस किए ह्यूमंस के अंदर जो है कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक तो ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं और दूसरे एक्सक्लूजन्स जो हैं होती हैं जिसमें स्टोरेज या वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर हमें ऐसी कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आती। उसमें ना तो कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, ना ही कोई साइटोस्केलेटन है, और उसके अलावा जो है उसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और उसके अलावा इसमें जस्ट उसका जेनेटिक मटेरियल है, राइबोसोम्स हैं, मीसोसोम्स हैं, ये बेसिकली एक्सटेंशंस होती हैं ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इसके अंदर ऐसे यहाँ पे मौजूद होती हैं, और कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसमें ज़्यादातर या स्टोरेज या वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह वो मौजूद होती हैं। उसके अलावा बैक्टीरियल सेल याद रखिएगा हैप्लॉइड सेल जो है ये होता है, यानी इसके अंदर जस्ट एक क्रोमोसोम जो है वो मौजूद होता है, और दूसरा इसके अंदर से उसके जो क्रोमोसोम है उसके अंदर जस्ट डीएनए प्रेजेंट होता है, उसमें प्रोटीन्स हैं वो मौजूद नहीं होती। और इसको फिर स्टेन किया जाता है, जो हमारे पास स्टेनिंग टेक्निक है हमारे पास, उसके ज़रिए हम इसको ऑब्जर्व जो है वो कर सकते हैं, वो न्यूक्लियस को एब्जॉर्ब जो है वो कर लेते हैं, ख़ास जो केमिकल्स जो मौजूद जो हैं होते हैं। उसके अलावा फर्दर प्लाज्मेट है जो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर मौजूद होता है, इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो है वो हम कहते हैं, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, और कंजुगेशन के प्रोसेस के थ्रू ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। और इसके अंदर कुछ जो है
जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ड्रग रेजिस्टेंस है, हैवी मेटल या इंसेक्ट रेजिस्टेंस मौजूद होती है, और हम ह्यूमंस जो है इसको अपनी वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एज अ वेक्टर के तौर पे बैक्टीरियल जो इस डीएनए जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा राइबोसोम का कल हमने जो सेल ऑर्गेनल्स है उसके अंदर डिस्कस कर लिया था। अच्छा, इसमें एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ये 70S और 80S राइबोसोम है, इसका जो डिफरेंस है, इसका हमें मेडिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है होता है। उसका मेडिकल बेनिफिट इस तरह से है कि जो एंटीबायोटिक्स हम खा रहे होते हैं उनका इफेक्ट हमें क्यों नहीं होता, वो बैक्टीरिया को ही इफेक्ट क्यों करती हैं। तो उसकी रीज़न भी यही है कि वो जो एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं वो इस 70S राइबोसोम्स है उसको वो इफेक्ट करती हैं, वो 80S राइबोसोम्स है उसको वो नहीं करती। तो वो बैक्टीरियल जो आगे हम डिस्कस करते हैं, जो माइक्रोबाइसाइडल हैं या बायोस्टैटिक हैं, तो वो बैक्टीरियल जो ग्रोथ है उसको रोकती हैं, या उसकी प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसको वो रोक रही होती हैं। तो ये इस जो डिफरेंस है ऑफ 70S या 80S राइबोसोम का, तो ये हमारे लिए मेडिकली मेडिसिनली भी इम्पोर्टेंट है। फर्दर मैंने आपको मीसोसोम के बारे में बता दिया कि ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन जो है वो प्रेजेंट होती हैं, और इनका काम ये होता है कि ये डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन जो है, और कुछ इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, क्योंकि ये मेम्ब्रेन का पार्ट है, तो इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो बैक्टीरियल रेस्पिरेशन जो है उसमें हेल्प करती हैं। उसके बाद कुछ ग्रैनुलर स्टोरेज प्रोडक्ट्स हैं बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिसमें जो स्टोरेज प्रोडक्ट्स में बैक्टीरिया के अंदर ये एमसीक्यू आ जाता है कि जो बैक्टीरिया के अंदर जो स्टोर्ड फूड है वो किस फॉर्म में मौजूद है। उसमें ग्लाइकोजन है, सल्फर है, फैट्स और फॉस्फेट जो इस फॉर्म में जो है ये होती हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट्स ज़्यादातर उसमें अल्कोहल है, लैक्टिक एसिड है या एसिटिक एसिड है, तो ये बैक्टीरिया जो है ये इसके अंदर मौजूद जो है होती हैं। उसके अलावा स्पोर और सिस्ट के अंदर जो है ये डिफरेंस जो है ये है जी, इसको ज़रा इस डायग्राम के थ्रू भी देख लीजिएगा। दो टाइप्स के हमारे पास स्पोर्स होते हैं, उसमें एक्सोस्पोर्स हैं और एंडोस्पोर्स हैं। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये जो एक्सटर्नली वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के मौजूद हैं ये एक्सोस्पोर्स हैं, और जो एक सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे जो है डिवाइड कर गए हमारे पास, ये बहुत सारे सेल्स जो हैं ये मौजूद हैं, एंडोस्पोर्स मौजूद जो हैं ये होते हैं इस तरह से। तो ये इनमें डिफरेंस जो है एंडो और एक्सोस्पोर्स है वो मौजूद होता है, और इनको ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं स्पोर और सिस्ट जो है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन जो है ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। स्पोर्स की ये कैपेबिलिटी है, वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है, एक्सट्रीम लाइट है, टेम्परेचर है, उसके अलावा डेसिकेशन, पीएच और केमिकल्स डिफरेंट किस्म के जो यूज़ किए जाते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। जबकि जो सिस्ट है ये बाकी तो सारी उसको प्रोटेक्शन जो है वो दे सकता है, जस्ट ये हीट रेजिस्टेंस जो है वो नहीं होता। तो ये जो स्पोर और सिस्ट जो है इसके अंदर ये डिफरेंस जो है ये आप याद रखिएगा कि इनको एडवर्स कंडीशन के अंदर भी बैक्टीरिया को ये हेल्प जो है ये करता है, और जबकि ये जब सूटेबल कंडीशंस जो ही होती हैं तो ये सिस्ट से रिमूव हो जाता है, और वो फर्दर रिप्रोडक्शन जो है वो करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया है, और इसमें दो ग्रुप्स हैं हमारे पास, जो ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक हैं। ऑटोट्रॉफिक में हमारे पास फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक हैं, और हेट्रो में सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक हैं। तो ये इसके बारे में हम ज़्यादा जो है अमूमन जानते होते हैं कि बैक्टीरिया वैसे भी इनको डिकम्पोजर्स जो है उसके अंदर इंक्लूड किया गया है, जो कि फंजाई के साथ मौजूद होते हैं। थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये जो फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, तो इसमें जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं इसके अंदर एक तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल भी क्लोरोफिल ए बी नहीं होते बैक्टीरिया के अंदर, स्पेशलाइज्ड वो क्लोरोफिल होते हैं जिनको बैक्टीरिया क्लोरोफिल्स जो है वो कहा जाता है, वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। और उसके अलावा बैक्टीरिया जो है वो हाइड्रोजन डाइसल्फाइड जो उसको यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ जो वाटर जो है उसको, और इनमें सल्फर जो है वो रिलीज होती है, जो हम वैन नील हाइपोथेसिस जो है वो पढ़ते हैं कि हमारे पास जो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, या ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है या वाटर से। तो उसको प्रूव करने के लिए उसमें जो वैन नील था उसने ये इस जो बैक्टीरियल
है फोटोसिंथेसिस को एज अ रेफरेंस जो ये कहा था कि ये सल्फर जो है यहाँ पे रिलीज होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन आ रही होती तो सल्फर ना रिलीज होती, वहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये होती। तो ये हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर जो हो रही होती है फोटोसिंथेसिस, इस हवाले से याद रखिएगा कि एक तो बैक्टीरिया क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं और दूसरे इसमें हाइड्रोजन डाइसल्फाइड उसको यूज किया जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, ये जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ये मौजूद होते हैं उनके लिए जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सनलाइट जो है होता है। लेकिन ये वाहिद हमारे पास कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं, बैक्टीरियाज हैं जो कि सनलाइट को यूज़ नहीं करते, बल्कि बहुत सारे इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस हैं उनकी ऑक्सीडेशन करते हैं और उससे फिर जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को फिर यूज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ जो फोटोसिंथेसिस है, और अपनी फूड जो है उसको वो सिंथेसाइज जो है ये कर रहे होते हैं। इसमें फिर हमारे पास जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, और फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया हैं इनकी एग्जांपल्स मौजूद हैं, जिसमें सल्फर बैक्टीरिया हैं, पर्पल सल्फर हैं, इस तरह से नॉन सल्फर बैक्टीरिया हैं। और जो कीमोसिंथेटिक है उसमें जितने भी सारे ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन की फिक्सेशन जो ये करते हैं, तो वो सारे इसके अंदर शामिल जो ये होते हैं। उसके बाद फर्दर हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन है, और इसके हमारे पास विद एग्जांपल जो है वो हम इसको याद रख लेते हैं। उसमें एरोबिक बैक्टीरिया हैं जो कि ग्रो नहीं कर सकते विदाउट ऑक्सीजन जो है, उनको हम एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। और एनएरोबिक बैक्टीरिया हैं जिनको हम इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ग्रो करवाते हैं या ग्रो करते हैं। उसके अलावा जो फैकल्टेटिव हैं इनको अपनी ग्रोथ के लिए बिल्कुल थोड़ी अमाउंट के अंदर, या उसमें जो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जो ऑक्सीजन है वो यानी ऐसे बैक्टीरिया जो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है उसके अंदर ग्रो कर सकते हैं, उन्हें हम फैकल्टेटिव कहते हैं। और माइक्रो एरियोफिलिक जो है ये इनको लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड होती है, जिसके ज़रिए ये रिस्पायरेशन जो ये कर सकते हैं। अब इसको इसकी एग्जांपल्स भी लिख दी गई हैं, जैसे एरोबिक बैक्टीरिया हैं तो वो सिडोमोनास हैं, ये स्पायरोकीट हैं, और फैकल्टेटिव की एग्जांपल हमारे पास जो है वो इकोलाई है और कैम्फ्लोबैक्टर जो है। तो इसमें मुख्तलिफ तरह से इसको याद जो है वो किया जा सकता है। अब आप इसका फर्स्ट वर्ड जो है वो याद कर लें उसमें, जैसे ये पी है सिडोमोनास के लिए, एस स्पायरोकीट है, इकोलाई है, और कैम्फ्लोबैक्टर है, यानी इसको PSEC यानी पी सेकंड जैसे हम कहते हैं ना, तो PSEC जो है वो हर एक के लिए, वो आप इसको आसानी से जो है वो याद कर सकते हैं। फर्दर हमारे पास बैक्टीरिया की जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है, ये हम अपनी प्रीवियस शुरू से ही पढ़ते आते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर नॉर्मल माइटोसिस मायोसिस नहीं होती, वो बाइनरी फिशन जो है उसके ज़रिए डिवाइड करते हैं, और इसमें फिर लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी और डिक्लाइन फेज जो है आता है। इसमें हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि लैग फेज जो है उसके अंदर बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं या लॉग फेज के अंदर जो है वो करते हैं। तो इसमें जो लैग फेज है इसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर डिवीजन, और लॉग जो फेज है उसके अंदर फिर एक्सपोनेंशियल रेट से बैक्टीरियल सेल जो है वो डिवाइड जो है ये करते हैं। बाकी स्टेशनरी और डिक्लाइन फेज में, कि स्टेशनरी फेज में जो बर्थ और डेथ रेट है इक्वल हो जाता है, और डिक्लाइन में बैक्टीरियल जो डेथ जो है ये होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर एज इट इज़ नहीं मौजूद, जस्ट जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन मौजूद होता है जिसमें कॉन्जुगेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, और ट्रांसडक्शन जो है ये होती है। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया के हवाले से है कि ये हमारे लिए इकोलॉजिकली भी इम्पोर्टेंट हैं, इकोनॉमिकली भी इम्पोर्टेंट हैं कि इंडस्ट्रीज़ में हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इनसे मेडिसन ले रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत सारी इकोनॉमिकल लॉसेस भी हमें इनसे हो जाते हैं कि हमारे फूड स्पॉइल हो जाती है, वेजिटेबल्स हैं या पैथोजेनिसिटी है, वो एक लंबी डिबेट जो है यानी इन चीज़ों पे हो सकती है, इनकी इम्पोर्टेंस जो है उसके हवाले से। नेक्स्ट इनके कंट्रोल के हवाले से है कि इसके लिए हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं, तो उसका मिस यूज़ जो है वो भी हो सकता है। बहरहाल बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए जो मेथड्स हैं हमारे पास,
उसमें फिजिकल और केमिकल मेथड मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। तो फिजिकल मेथड में स्टेरिलाइजेशन है, जिसमें बहुत ज़्यादा वो स्टेरिलाइज़र जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ड्राई हीट है ये, जिस तरह से ये यूज़ की जा रही है। और उसके अलावा मॉइस्ट हीट जो है उसको भी यूज़ किया जाता है। इसमें कोगुलेशन हो जाती है बैक्टीरियल प्रोटीन की। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे यूवी लाइट्स वगैरह या गैमा रेडिएशंस हैं, यानी जिनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, वो यूज़ की जाती हैं। और मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन जो है इसका मेथड यूज़ किया जाता है। ये इसमें थोड़ा सा ये होता है कि बहुत सारे जो टेम्परेचर सेंसिटिव सब्सटेंसेस हैं ना, कि जो जैसे प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, एंटी बॉडीज़ वगैरह हैं, तो उनको हम हीट नहीं कर सकते कि उसमें से बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो जाएँ, और उनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो सकती है अगर हम उसे हीट करेंगे। तो उसके लिए फिर हम ये मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन जो है वो यूज़ करते हैं। ये इस तरह से, जैसे ये आपको apparatus दिखाया गया है, इसके अंदर उस केमिकल को फिल किया जाता है और ऐसे फ़िल्टर किया जाता है। तो ये मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन जो है वो हमारे पास होती है, जो कि प्रोटीन, ड्रग्स, एंजाइम्स, डिफरेंट किस्म के सीरम्स जो हैं उसको उसके लिए यूज़ की जाती है। फर्दर केमिकल है, उसमें एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स हैं, जो कि लिविंग सरफेस पे यूज़ हो रहे हैं तो वो एंटीसेप्टिक्स हैं, और अगर नॉन लिविंग सरफेस पे यूज़ किए जा रहे हैं तो उन्हें डिसइंफेक्टेंट्स जो है वो कहा जाता है। उनकी फिर डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं ये मौजूद हैं। और फिर हमारे पास केमिकल कंट्रोल में एंटीबायोटिक्स जो हैं ये यूज़ की जाती हैं डिफरेंट किस्म की, जिसमें सल्फोनेमाइड्स हैं, टेट्रासाइक्लिन है, पेनिसिलिन है, या इसके अलावा सल्फर ड्रग्स हैं डिफरेंट किस्म की, जो कि या तो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं या उसकी ग्रोथ जो है उसको रोक देती हैं। इसमें एंटीसेप्सिस की एक टर्म जो है वो भी इस्तेमाल जो है वो की जाती है, कि वो हमारे पास जो बैक्टीरियल सेल है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है। उसके बाद इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, ये वायरोलॉजी के अंदर हम इसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे भी मौजूद है, वहाँ पे भी। तो इसमें ज़्यादातर जो हमारे पास ये एक मैं टर्म आपसे शेयर कर रहा था, एंटीसेप्सिस जो है, कि जो हमारे पास एलिमिनेटिंग पॉसिबिलिटी है इन्फेक्शन की, उसे हम एंटीसेप्सिस जो है वो कहते हैं। फर्दर जो है ये मैं आपसे पहले वो इंट्रोडक्शन के अंदर ही हम ये सारी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। बाकी हमारे पास इनके एंटीबायोटिक्स के मिसयूज़ जो हैं ये होते हैं, उसमें डिफरेंट किस्म के उसके इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे ये स्ट्रेप्टोमाइसिन है तो उसमें डेफनेस काज हो सकती है। टेट्रासाइक्लिन से परमानेंट डिस्कलोरेशन है टीथ्स की। पेनिसिलिन है तो उससे एलर्जिक रिएक्शन जो है ये हो सकते हैं। दूसरा जो ग्रुप है साइनोबैक्टीरिया जो है, जो एंड ऑफ हमारी डिस्कशन है, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जल्दी वाइंड अप जो है वो कर लें, ताकि फिर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ जो है ये जाएं। तो साइनोबैक्टीरिया लार्जेस्ट ग्रुप है। ये ट्रू हमारे पास प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं, और इनके अंदर जो ब्लू और ग्रीन अलजी भी इनको कहा जाता है, इनके अंदर डिफरेंट जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी बेसिस पर जो है वो हम इनको कह रहे होते हैं कि ये ब्लू ग्रीन अलजीज जो हैं वो कहलाते हैं। और इनके अंदर जो है क्लोरोफिल ए जो है वो प्रेजेंट होता है, फोटो सिस्टम 2 जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और इनमें जैसे अभी प्रीवियस हमने डिस्कस किया है कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो उसमें हाइड्रोजन डाइसल्फाइड जो उसको यूज़ किया जा रहा है, लेकिन ये वाले जो सायानो बैक्टीरिया होते हैं, ये वाटर वाली ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस जो ये करते हैं। तो यहाँ से हमें ये भी क्लू मिल सकता है कि जो हमारे पास पहले जो फोटोसिंथेसिस जो है ये हो रही थी, उसमें हाइड्रोजन डाइसल्फाइड से जो नेक्स्ट स्टेप जो है वो जो हुआ है, यानी हाइड्रोजन डाइसल्फाइड की जगह वाटर की यूटिलाइजेशन है, तो वो सबसे पहले इन साइनोबैक्टीरिया जो है उसके अंदर हुआ है। उसके अलावा इसमें इन पिगमेंट्स के अलावा, यानी क्लोरोफिल ए, वैसे भी उसको हम प्राइमरी पिगमेंट कहते हैं, तो उसमें जो उसके मददगार जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं वो फाइकोबिलेंस हैं। ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है, और फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है, ये प्रोसेस जो है ये हो रहा होता है। उसके अलावा फाइकोबिलेफसोम्स जो है इसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो इसकी रिजर्व फूड हवा के हवाले से है, कि ये रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन जो है इसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। और इसमें ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, और लोकोमोटरी ऑर्गन इनमें कोई नहीं होता, गैस वेजिकल्स के जरिए ये मूवमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें कुछ टर्म्स हैं ये जो लिखी गई हैं यहाँ पे। हार्मोगोनिया है, एकाइनिड्स है, और हेस्ट्रोसिस्ट है। तो इसमें डिफरेंट जो हमारे पास बुक्स हैं उसके अंदर डिफरेंट जो है ये होता है।
अच्छा, इसमें जस्ट मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि जो हेट्रोसिस्ट है हमारे पास, ये जैसे हमारे पास तस्बीह के दाने जो है वो मौजूद होते हैं, तो उसमें कोई दरमियान में एक बड़ा दाना जो है वो मौजूद जो है होता है। तो ये हेट्रोसिस्ट बिल्कुल इसी तरह से जो है, ये बैक्टीरियल सेल के अंदर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है, और इस स्ट्रक्चर जो है, इसका नाम जो है, इसे हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। और इस स्ट्रक्चर का काम बेसिकली ये होता है कि ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन जो है ये कर रहा होता है। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम रोल पढ़ते हैं बैक्टीरिया का, तो उसमें साइनो बैक्टीरिया भी हैं। तो ये इन स्ट्रक्चर्स जो है, जो हेट्रोसिस्ट होते हैं, इनका काम मेनली ये होता है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ये बैक्टीरियल सेल जिस तरह से मौजूद हैं, इसमें जो रिप्रोडक्शन का मेथड है कि ये फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए जो है वो अपनी तादाद के अंदर जो इजाफा कर सकते हैं। तो ये अगर बैक्टीरियल सेल कहीं से टूट गया है, यहाँ से टूट गया है, यहाँ से टूट गया है, तो वो जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास बनते हैं, जो सेल्स होते हैं, उन्हें हम हार्मोगोनिया जो है उसका नेम जो है वो दे रहे होते हैं। जो थर्ड नंबर पे हमारे पास एकाइनीड्स जो है वो प्रेजेंट है। तो ये जब अनफेवरेबल कंडीशंस जो है आती हैं, तो उसमें कोई एक सेल जो है वो थिक होना शुरू हो जाता है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, और इसके अंदर रिजर्व फूड जो है वो आना शुरू हो जाती है, और वो अनफेवरेबल कंडीशन को गुजार कर फिर वहाँ से नए सेल्स जो से फिलामेंट्स जो हैं, वो स्ट्रक्चर जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो उसे हम एकाइनीड्स जो है ये कहते हैं। तो ये इनके अंदर डिफरेंस जो है उसको आप इस तरह से जो है वो याद कर सकते हैं। उसके अलावा इनकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है कि ये रिक्लेमेशन ऑफ अल्कलाइन सॉइल के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पे इनको इस्तेमाल किया जाता है कि ये पोल्यूशन जो है उसको इंडिकेट करते हैं, उसमें ऑसिलेटोरिया जो है उसको यूटिलाइज किया जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, और उसके अलावा लाइकेंस जो है उसके साथ भी ये मौजूद होते हैं। और इसमें ये एक इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस डिस्क्राइब की गई है, जो सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी है, कि ये बुक में तो वैसे स्केल के हवाले से लिखा हुआ है कि ये हमारे पास एक्सपेंसिव जो है वो पॉन्ड्स कम जो है ये होता है। असल में बेसिकली इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा प्रोटीन जो है वो मौजूद होती है, 60% वो प्रोटीन्स है जिसके अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो ये परफेक्ट डाइट जो है उसके तौर पर इस्तेमाल होती है। बाकी इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि ये यूट्रोफिकेशन जो है वो काज करते हैं, और हमारे जो जी अफाक साहब। जी अफाक साहब। आई थिंक आफाक साहब की साइड से कोई कनेक्टिविटी का इशू है, उनकी वॉइस लैग कर रही है। जी 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 सर, वो असल में दरमियान में कुछ कॉल्स आ रही हैं, तो वो कॉल की वजह से इंटरप्शन जो है ये। अच्छा, लास्ट ये मैंने सर का वैसे डिस्कशन आप कर तो दी थी यहाँ तक। जी सर, कोई क्वेश्चन जो है वो उसकी तरफ हम आ जाते हैं, तो इसमें आप ऐड करना चाहें, सर जगम साहब हैं या हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो अगर कोई क्वेश्चन या कोई बात इसमें कोई ऐड करना चाहें। इशफाक भाई, मैं इमरान बात कर रहा हूँ, इमरान बलोच। सर मुझसे ना इंटरव्यू मैंने पूछा था सवाल, अभी मैं देख के आया हूँ बायोलॉजी का, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि सेल को कहते हैं। जी सर। जी, कोई क्वेश्चन सर किसी का, किसी भी हमारे पार्टिसिपेंट का, या कोई बात इसमें कोई और ऐड करना चाहें किसी भी हवाले से। इशफाक भाई आप सुन रहे सर मेरी सर बात? मैं क्वेश्चन एक पूछना चाहती हूँ। जी 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 हाँ, सर सर इमरान बात कंजुगेशन कर रहा और हूँ। ट्रांसडक्शन इनके दरमियान में डिफरेंस अगर बता दें तो। जी
सर कॉन्जुगेशन जी और जी ट्रांसडक्शन इनके दरमियान में डिफरेंस बता दें, ये रिसेंटली इंटरव्यू में पूछा गया था जो बायोलॉजी का हुआ था। जी जी इसमें मैम ऐसे ये है कि टॉपिक हमारे पास जी जैगम भाई मैं एक्सप्लेन कर हाँ मैं ये कह रहा इसमें था कि ये टॉपिक हम जब करेंगे ना ये ओवरऑल ठीक है, इनको डिटेल में जो जब ये जेनेटिक्स वगैरह इसके अंदर पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस डिस्कस कर लेंगे। आज जो ओवरऑल उन प्रोसेस को नहीं देख रहे, आजकल आज जो ओवरऑल लेक्चर हुआ है इसमें से अगर कोई पूछना चाह रहे तो इसमें से जी ऐसे सर, में एक उन्होंने क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा कि मैं बता दूं साइनोबैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया क्यों कह रहे हैं। असल में क्वेश्चन उनको शायद उन्होंने इस तरीके से पूछा हो कि इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उनमें शामिल करते हैं या बैक्टीरिया में शामिल करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाता है। ये नहीं मेरा ख्याल उन्होंने क्वेश्चन पूछा होगा कि साइनोबैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया क्यों कहते हैं। सर यही पूछा था उन्होंने पूछा था कि सारे बैक्टीरिया को सब क्यों कहते हैं, सर यही पूछा उन्होंने मुझसे। इस पे क्या कह सकते हैं इसमें, जी सर। मैं अच्छा इस पे मैं इसमें क्या से अपनी राय दूं। जी जी सर मैं वैसे जो मैम क्वेश्चन पूछ रही थी कॉन्जुगेशन और जो ट्रांसडक्शन के हवाले से, तो इसमें कॉन्जुगेशन में हम सिंपली ये पढ़ते हैं कि दो बैक्टीरियल सेल जो है ना उनके दरमियान पिल्लाई जो है वो डेवलप होते हैं, एक ब्रिज लाइक एक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाता है और एक बैक्टीरियल सेल से जो प्लाज्मिड है वो दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। जो ट्रांसडक्शन हम पढ़ते हैं इसमें आप सिंपली बस इतना याद रखें, जो हम लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल पढ़ते हैं बैक्टीरिया का, जो बैक्टीरियोफेज का जो सेल होता है, तो वो जब हमारे पास सेल की लाइसिस हो जाती है लाइटिक साइकिल में, तो जो बैक्टीरियोफेजेस हैं एक सेल से दूसरे सेल के ऊपर जब अटैक करते हैं, तो वो जो बैक्टीरियल फेज के अंदर मौजूद जो जेनेटिक मटेरियल होता है, तो वो सम टाइम उसमें वायरल डीएनए के उसके साथ जेनेटिक मटेरियल के साथ बैक्टीरियल जो डीएनए का कुछ पार्ट है वो भी उसके अंदर चला जाता है, तो वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है थ्रू बैक्टीरियोफेज, तो उसे हम ट्रांसडक्शन जो है ये कहते हैं जी। अच्छा ठीक है, और इनका जो पहले क्वेश्चन पूछा था आफाक साहब, पहले जो साहब है उन्होंने पूछा अभी साइनोबैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया क्यों कहते हैं। इनका पॉसिबल आंसर जो मेरे माइंड में ये है उनके पिगमेंट की वजह से, ठीक है, क्योंकि वो साइनो जो का जो लफ्जी मतलब उसकी एटाइमोलॉजी देखें तो उसमें भी वो ब्लू ग्रीन ही आता है, ठीक है। तो जैसे आपने कुछ पिगमेंट्स बताए जी सर फाइकोसायनिन, ठीक है, वो प्रीडोमिनेंट पिगमेंट होने की वजह से ही इनको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। जी सही है। अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद आजम। जी अस्सलाम सर वालेकुम मोहम्मद सर, आजम मोहम्मद आजम बात कर रहा हूँ। जी 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 हेलो सर, मुझे ये बता दें कि ये जो हमारे पास यूक्रियाटिक राइबोसोम होता है जिसे हम कहते हैं कि ये जी हमारे जी पास एटीएस होता है जी सर 60 एंड 40। 60 जी एंड 40 तो हमारे पास लार्जर 60 होता है और स्मॉलर हमारे पास 40 होता है, ये 100 बनता है, हम इसे एटीएस कहते हैं। इसी तरह हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक होता है वो 50 और 30 होता है, जबकि हम उसे 70 कहते हैं। इसकी क्या रीजन है? यह है ये कि कल कोई बाबर साहब ने वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था कल की क्लास में। तो अगर आप कल की क्लास में नहीं थे तो काइंडली लेक्चर जो है ना आप सुन लेते। अब वो सेडिमेंटेशन टाइम का सर जी डिफरेंस होता जी है। अब ऐसे आजम ये भाई, है आजम साहब, हाँ जी जी मैं आपसे जो है डॉक्टर ना साहब वो डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। कल इस जी पर सर से तफसील कर से बात हुई है जी। जी तो सर ये क्लास कर ले मेरे, मैं अभी इनसे क्लास के बाद जो है बात कर लेता हूँ इनसे। जी सर। एक और मैम भी क्वेश्चन करना चाह रही थी यहाँ पे सर। जी और सर मैंने ये पूछना था कि ये जो साइनोबैक्टीरिया और इनको साइनोबैक्टीरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, तो इस वजह से इनको कहते हैं। जी जी फाइकोसायनिन जी बता दिया, उसी पिगमेंट की वजह से कहते हैं। हाँ, बेसिकली ये जो सायनो लफ्ज है ना, ये लैटिन है या ग्रीक वर्ड है, क्वेनो से निकला हुआ है, जिसका मतलब ब्लू का होता है। तो ये बेसिकली एक्चुअल रीजन है जिसकी वजह से इनको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। क्वेनो वर्ड था, एग्जैक्टली मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था, KUANO करके था। तो ये ग्रीक या लैटिन वर्ड है जहाँ से ये साइनो का लफ्ज डिराइव हुआ है, जिसका मतलब ब्लू का है।
तो ये जी सर, बेसिक रीजन है जिसकी वजह साइनोसिस जो हम वो पढ़ते हैं ना, उसमें ब्लू बेबीज के अंदर सर, से तो उसमें भी एक जी टर्म जी यूज की जाती है साइनोसिस। तो वो बेसिकली उसका ब्लू कलर जो है होता है, तो ये उस टर्म से वो लिया गया है। सर जैसे बिल्कुल सियानोफाइटा होता है उसे ब्लू ग्रीन एलजी कहते हैं। जी जी। सर ई कोलाई में ग्राम पॉजिटिव वॉल होगी या ग्राम नेगेटिव होगी? जी, अब एक एक बैक्टीरिया का नाम लेकर पूछे इसमें ग्राम पॉजिटिव होगी तो ग्राम नेगेटिव, ये बताना बहुत मुश्किल होगा। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं, वो इस कैटेगरीज पे हम उनको डिवाइड करते भी है। ऐसे भी बहुत सारे हैं जिनको हम इन कैटेगरी की बेस पे डिवाइड यानी कि ना उनको क्लासिफाइड नहीं भी करते। ठीक है, तो इस पे नाम लेना, चंद देखिए आप एग्जांपल याद कर लें बेहतर है। बस ग्राम पॉजिटिव की, ग्राम नेगेटिव की, तमाम को तो हम इस हिसाब से नहीं क्लासिफाई कर सकते। मजीद आफाक साहब को अगर पता होगा तो बता देंगे। सर ई कोलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जी, आफाक साहब की तरफ से मेरे ख्याल से आवाज का कोई इशू आ रहा है। जी बाबर साहब। जी बिल्कुल आफाक साहब की शायद आवाज नहीं आ रही। तो मैम ने इक्वलाई का जो पूछा वो आजम साहब ने जवाब दिया है, बिल्कुल इक्वलाई ग्राम नेगेटिव ही होता है। तो बाकी यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा, तो माशाल्लाह आफाक साहब ने जो है ना बहुत अच्छा डिलीवर किया। असल में आज हमने वायरसेस और बैक्टीरिया दोनों को डिस्कस करना था जो आज प्लान में था, लेकिन माशाल्लाह से आफाक साहब ने इतना नॉलेज शेयर किया तो आज का सारा टाइम बैक्टीरिया में गुजर गया। तो बस दिल तो चाह रहा था कि ये बैक्टीरिया ही आज ख़त्म ना हो। तो बहरहाल, तो जितना आज हमने डिस्कस करना था वो काफ़ी सारा बैक्टीरिया को कर लिया। तो कल की टाइमलाइन में हम वायरसेस को रखेंगे। तो आज बैक्टीरिया तक ही छोड़ते हैं, क्लास मज़ीद लेंथी हो जाएगी तो सबके लिए भी फिजिबल नहीं होता लेंथी क्लास को लेना। तो बहरहाल बैक्टीरिया के हवाले से और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। बाबर साहब क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। बाबर साहब क्वेश्चन था अल्हम्दुलिल्लाह कि बिल्कुल यही। ये एम्फीट्राइकस में टाफ्टा फ्लैजेला होना लाजमी है, मतलब एक एक फ्लैजेला भी हो सकता है अपोजिट साइड पे, या टाफ्टा फ्लैजेला? बुक में वर्डिंग यही टफ टफ ले जला यूज हुई है, बेहतर है आप इसी को कर लें। जी जी, बुक पे मैंने देखा, लेकिन दो चार मैंने स्ट्रक्चर्स देखी थी जिसमें अपोजिट साइड पे भी मतलब एक एक फ्लैजेला भी था, तो मुझे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हुई है, इसीलिए पूछ रहा हाँ, हूँ। तो उसमें एम्फी का वर्ड आमतौर पे ना बोथ के लिए बहुत यूज होता है। अगर बोथ साइड पर है तो आप उसको एम्फी ट्राइकस कह सकते हैं, जस्ट टर्म्स हैं ये। सर, इसमें ना मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ। वो फिर ना आगे उसकी क्लासिफिकेशन, फिर ना उसको आप मोनोपोलर मोनोट्राइकस बैक्टीरिया हम कहेंगे, कि यानी जिसके दोनों पोल्स पे एक पे जो फ्लैजेला प्रेजेंट है, उसे आप मोनोपोलर मोनोट्राइकस बैक्टीरिया हम कहेंगे। या उसमें फिर ये जो आप एम्फीट्राइकस की टर्म यूज कर रहे हैं उसके लिए फिर आप बाइपोलर मोनोट्राइकस टर्म इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू सर। जी, और कोई क्वेश्चन किसी? आफाक साहब आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि क्वेश्चन ही नहीं बचे होंगे। तो फिर भी हम अनाउंस। जी सर बैक्टीरिया का स्पीशीज क्राइटेरिया क्या होगा? मौजम साहब, जी आप मौजम साहब है ना आप? जी जी सर।
जी, मैं ये क्वेश्चन आपके ऊपर पुट करता हूँ, आपने ही इसका आंसर करना है। नहीं सर, मुझे नहीं मालूम ना, मैंने तो इसीलिए पूछा। अच्छा जी, मैं खैर ये बात बहुत मुश्किल है मानना कि आपको नहीं पता इसलिए आप पूछना चाह रहे हैं। तो आप जरा थोड़ा अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दें कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं स्पीशी के ये राइटेरिया असल से में क्या ना मुराद बाबर साहब ये पूछना चाह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होती नहीं, ठीक है। जहाँ स्पीशी की जी डेफिनेशन देखते हैं वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वर्ड जो है हम देखते हैं, तो जी इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है नहीं, तो हम कहते हैं अब उनको कैसे क्लासिफाई करेंगे। अच्छा, ये पूछना चाह रहे हैं। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं है, तो बेसिकली जो मेरे माइंड में है वो इनकी जेनेटिक बेसिस पे जो है वो हम इनको क्लासिफाई करते हैं इनमें, और तो बाकी कोई इतने ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते। इतने ये मल्टी सेलुलर तो है नहीं जो हम इनके काफ़ी सारे फिजियोलॉजिकल करैक्टर हों जिसके बेस पर हम इनको क्लासिफाई करें। जी सर, जी सर, ठीक है सर। थैंक यू जी। एनीवन एल्स? सर इकोलाई मोनोट्राइकस है या एम्फीट्राइकस है सर? ये अब नेट पे सर्च कर लीजिएगा, एक एक बैक्टीरिया का याद करना मुश्किल होता है। नहीं, ये मौज़म साहब जो है ना हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो बहरहाल मौज़म साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी क्लास आज ज्वाइन की। जी अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मैं पार्ट ऑफ क्लास जी रहूंगा। थैंक यू। माशाल्लाह सर, वालेकुम बहुत सलाम अच्छा जी। बयान किया हम लोगों ने, सभी ने बड़ा फायदा हुआ है कसम से। जी बहुत शुक्रिया। देखें जी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आज का भी आप लोगों को पता है क्लास लेट होने की वजह ये थी कि मैं खुद सफ़र में था, सर आफाक के ज़िम्मे लगाया था, तो आपको पता है टेक्निकल इशू आ रहे थे। मैं सफ़र में मैंने सिर्फ आप लोगों को रुक गया, अपने फ़ोन से ही मीटिंग क्रिएट की और लिंक सेंड किए। तो बहरहाल बड़ी जो है ना वो अफरा तफरी के आलम में जो है ना आज की क्लास मैंने स्टार्ट कराई, और ये आधी से ज़्यादा क्लास मैंने सफ़र के दौरान ही सुनी है। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंच रहा हूँ घर, तो सफ़र के दौरान ही जो है ये मैं सारी आफाक साहब की क्लास सुनता आ रहा हूँ। और मुझे ये डर था कि मेरी तरफ से अगर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप सबका लॉस होगा। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कोई इशू नहीं आया, तो बड़े एहसन अंदाज में आज की क्लास जो है वो तकमील तक पहुंची है। और शायद स्टार्ट में ही एक हमारी मेंबर हैं उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी, तो जिन मेंबर का इशू आ रहा था उनको और रिकॉर्डिंग भी जो है ना वो सुबह तक शेयर कर दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर, और कल की क्लास की रिकॉर्डिंग मिल सकती है? कल वाली क्लास की अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग नहीं है। असल में कल कर लेते, लेकिन टेक्निकली इधर मेरी साइड पे ही सपोर्ट होती है सारी ये क्लास स्टार्ट करना, और कल की क्लास भी मैंने ही कराई थी। तो कोई आपका इशू होगा तो ठीक है आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में वैसे बता दूंगा। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अलग से उसका लेक्चर रिकॉर्ड करके जो कल मैंने डिस्कस किया था वो अपलोड कर दूं। तो इंशाल्लाह 2-3 दिनों में या 1 वीक के अंदर कल जो क्लास मैंने ली थी वो मैं आपको शेयर कर दूंगा सबको। जी सर, प्लीज ऐसा कर लीजिएगा। थैंक यू। जी ठीक थैंक यू जी बाबर साहब। इंशाल्लाह। जी और कोई क्वेश्चन है तो ठीक, नहीं तो फिर आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बाबर साहब, सर यहाँ पे वो एक मोअज़्ज़िज़ मेंबर ने बात डिस्कस की थी बैक्टीरिया की स्पीशी के जी हवाले से, तो मेरे माइंड में जी उसका जी एक मतलब डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो स्पीशी बिल्कुल की डेफिनेशन बिल्कुल। ये चीज़ मेंशन नहीं करते कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ जी रिप्रोडक्शन हो और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो तो स्पीशी ही डिनोट करते हैं हम उसको। तो मेरा ख्याल है कि ठीक बैक्टीरिया का जो स्पीशी का जो लेवल है वो ठीक है, वो अगर मोनरा में आ रहे हैं किंगडम मोनरा में, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और स्पीशी हैं और रिप्रोडक्टिव अपनी जो स्पीशी है वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं,
तो मेरे ख्याल उसमें ऐसा जी कोई ऐसा इशू नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहीं पर भी मेंशन नहीं होता जहाँ पर भी हम स्पीशी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक हो गया, अब आपका पॉइंट नोट कर लिया गया है। और सर ने भी सुन लिया होगा, वो इस वक्त ऑनलाइन है क्लास में। तो मज़ीद इस पर कोई बात हुई तो जो है वो मज़ीद क्लास के बाद ग्रुप में भी डिस्कस कर लेंगे। जिसका कोई और जी जी क्वेश्चन हो तो सर। वो क्लास। असल में ना सर इसमें जो हम डिस्कस करते हैं ना आगे जो केमिस्ट्री के हवाले से है वो असल में है एक तो सेल प्रोकैरियोट बैक्टीरिया जो है, और उसके अंदर वो इतनी कम्प्लेक्सिटी भी नहीं मौजूद है, कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल भी नहीं है, तो उसके अंदर वो जस्ट एक जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो है वो मौजूद है, जो अपने सर्वाइवल के लिए उसे वो इस्तेमाल कर रहा होता है। जी तो ये भी एक चीज़ है इसमें जो हमने अपने वो पढ़ी हैं चीज़ें। ठीक हो गया सर। जी फिर क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी का तो काइंडली। तो बहुत शुक्रिया आफाक साहब, आज आपने टाइम दिया। आई थिंक क्वेश्चन सबके आ चुके हैं। आज की क्लास को यहीं पे टेक्निकल खत्म थोड़ा सा करते हैं। इशू होने की वजह से हम क्लास को वो लेट यानी हो गई, असल में वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, तो जी उस वजह से इंशाल्लाह वो ऐसा ऐसा फिर इंशाल्लाह यानी नेक्स्ट टाइम, असल में वो आपकी एंड से कल वो शुरू हुआ था, तो जी जी बिल्कुल थोड़ा सा यही नेक्स्ट वजह टाइम थी जी। ऐसा कुछ ना हो सर। इंशाल्लाह ठीक है जी। सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने क्लास अटेंड की। अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे। आमीन। अल्लाह हाफिज।